इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स। इसके पहले पैराग्राफ में इसके अंदर ये लिखा है कि यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और इसका एम क्या है, बूस्टिंग डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन। इंडिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, उसे बढ़ाने के लिए एंड सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है एडिबल ऑयल्स को। इस वजह से वो इंडिया चाहता है कि वो खुद के देश के अंदर ही इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दे। ये है क्या चीज़? NMEO ऑयल सीड्स, ये अनाउंस किया था 2024 में ही एज पार्ट ऑफ इंडियाज़ सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर एजेंडा। आत्मनिर्भर एजेंडा के अंदर इसको अनाउंस किया गया 2024 में, लेकिन इसको 2021 में जो इसमें नेक्स्ट इसमें लिखा है, जो 2021 में लॉन्च किया गया था वो था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। तो टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, अगेन द सेम थिंग, क्योंकि अभी जो 2024 में किया है वो ऑयल सीड्स का है, जो 2021 में था वो ऑयल पाम का है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। जो फंड्स हैं इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स दोनों के शेयर्स हैं, दोनों ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे रही है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्टेट्स पैसे दे रही है, दोनों ही पैसे दे रहे हैं, सेंटर और स्टेट्स दोनों। एम्स क्या है इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कितना मिलियन टन्स कैसे कैसे, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला एम है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, ऑयल सीड्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है 2030-31 तक। दूसरा पॉइंट है कि जो इम्पोर्ट करता है ना इंडिया एडिबल ऑयल्स को, उसको कम करना है, क्योंकि अगर इंडिया अपने देश के अंदर ही प्रोडक्शन बढ़ा देगा तो इंडिया को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरे देशों से इम्पोर्ट करने की। तो ये चीज़। थर्ड पॉइंट है कि जो की ऑयल सीड्स हैं जैसे कि रेपसीड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये हम पढ़ तो लेते हैं, इंग्लिश में याद हो जाता है कि ये है, ये वर्ड है, लेकिन इनकी हिंदी या ये होते क्या है ये कईयों को नहीं पता होता है। तो इनके मतलब है, रेपसीड्स होते हैं सफ़ेद सरसों के बीज, और ग्राउंडनट्स होती है मूंगफली, सोयाबीन तो सबको पता ही होगा, सनफ्लावर भी, सीसम होते हैं तिल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फैलो लैंड्स हैं, जो बंजर ज़मीनें हैं, उन पर ये कल्टीवेट किए जाएं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, जीनोम एडिटिंग। ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करना है इनके अंदर, ताकि इनके सीड्स की क्वालिटी को अच्छा किया जा सके और प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सके। देन कम्स द की फीचर्स। इसका सबसे पहला है फीचर कि ई वाउचर्स को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि ई जहाँ वर्ड आ जाता है इंटरनेट है, मतलब ई मतलब इंटरनेट से, तो ताकि भीड़ भड़ाका ना हो। अगेन ई एम्बुलेंसेस को प्रमोट करना है इसके लिए। देन थर्ड पॉइंट इज़ सीड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। इसके लिए सीड हब्स, स्टोरेज के लिए यूनिट्स अच्छे, मतलब उन्हें इम्प्रूव करना है। तो बेसिकली अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता है, दिस की फीचर्स जो हैं ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जस्ट राइट टू इम्प्रूव सीड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैल्यू चेन क्लस्टर्स को बनाना। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑयल सीड कल्टीवेशन जो है उसको राइस एंड पोटैटो फैलो लैंड्स के अंदर एक्सपैंड करना, वहाँ पर भी इस कल्टीवेशन को लेकर जाना। नेक्स्ट पॉइंट है एनहांसमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सट्रैक्ट मोर ऑयल फ्रॉम सोर्सेज लाइक कॉटन सीड एंड राइस ब्रैन। तो आप ये देखते होगे जैसे पतंजलि का राइस ब्रैन ऑयल आता है, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, इसी चीज़ से तो करते हैं, ये सेम चीज़ को यूज़ करके वो लोग इस राइस ब्रैन ऑयल को निकालते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही कॉटन सीड से भी ये करना है।
क्योंकि ऑलरेडी ये तो होता है, इसको और बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिशन विल इंट्रोड्यूस साथी पोर्टल। साथी पोर्टल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है? साथी पोर्टल enables states to coordinate with stakeholders for timely availability of quality seeds. तो this is important. साथी पोर्टल। देन करंट स्टेटस, अभी इंडिया के अंदर क्या चल रहा है? इंडिया 57% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल की डिमांड को इम्पोर्ट करता है। मतलब इंडिया के अंदर जितनी एडिबल ऑयल्स की डिमांड होती है उसके 57% को इंडिया अभी इम्पोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो एमएसपी है ऑयल सीड्स पर, उसको बढ़ा दिया गया है टू इंश्योर बेटर प्राइसेस फॉर फार्मर्स। तो एमएसपी इज़ अ टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आया था मेंस में एमएसपी पर। आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, 2017 या 18 में। तो इतना बेसिक चीज़ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी मर्ज़ी है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? तिलहन, तेल के जो बीज होते हैं उनकी प्रोडक्शन अलग से होती है। उन पर एमएसपी को बढ़ा दिया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पीएम आशा। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये पीएम आशा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको सर्कल किया है। इट सपोर्ट्स द फार्मर्स थ्रू प्राइस सपोर्ट एंड डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो इम्पोर्ट करती है ना इंडिया, इम्पोर्ट जो करता है एडिबल ऑयल्स को, उस पर 20% ड्यूटी भी है। क्यों? क्योंकि उससे अगर कोई भी चीज़ इम्पोर्ट हो रही है उस पर 20% ड्यूटी और आपको देनी पड़ रही है, तो वो चीज़ इंडिया के अंदर महंगी हो जाएगी। तो उसको करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा 20% और महंगा करने के लिए, महंगा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो, या लोकल कल्टीवेशन है वो, मतलब प्रमोट नहीं होगी। तो अगर इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, उसका प्राइस पहले से ज़्यादा हो जाएगा इंडिया के अंदर, तो जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना वो ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि वो कंपैरेटिवली बाहर से आए इम्पोर्टेड ऑयल सी एडिबल ऑयल से सस्ता होगा। तो इट विल प्रमोट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड प्रमोट लोकल कल्टिवेशन ऑल्सो। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है न्यूट्रिनो फॉग। लक्स जेपलिन एक्सपेरिमेंट, इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि लक्स जेपलिन एक्सपेरिमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये न्यूट्रिनो फॉग से रिलेटेड है। न्यूट्रिनो फॉग क्या होती है, वाइट मैटर्स वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं न्यूट्रिनोज क्या होते हैं। ये टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है। इनका मास बहुत छोटा होता है, इनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो हाफ होता है। उस इसमें लिखा भी है, उनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, एंड दिस स्पिन हाफ, एंगुलर मोमेंटम उनका हाफ है। वो एटम का पार्ट भी नहीं होते हैं, और वो अपने आसपास के जो मैटर्स होते हैं ना उनसे इंटरैक्ट भी बहुत कम करते हैं, ना के बराबर इंटरैक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स जो हैं दे कांट बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो न्यूट्रिनोज क्या होते हैं ये पता चल गया इधर से। बहुत छोटी छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है, जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, जो कि एटम के पार्ट भी नहीं होते हैं, जो अपने अराउंड जो भी चीज़ें होती हैं, मैटर्स होते हैं, उनसे इंटरैक्ट भी नहीं करते हैं। मतलब उनसे इंटरैक्शन उनका कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड ये ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल मतलब ये पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं, ये मैग्नेट्स इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड इनका ओरिजिन कैसे होता है? एक तो सन, जो सन की सोलर लाइट होती है, रेडिएशंस वगैरह, उधर से, एंड अदर स्टार्स, जिनके अंदर, उन स्टार्स से जिनके अंदर एनर्जी बहुत लो होती है। कॉस्मिक रेज से भी, फ्रॉम बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के बाहर से कॉस्मिक रेज हैं उनसे भी, उनके अंदर भी, एंड फ्रॉम बिग बैंग ऑल्सो। बिग बैंग थ्योरी जोग्राफी में पढ़ी होगी। उधर क्या था कि बहुत सारे पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर गए थे, करते थे, कुछ ख़त्म हो गए, कुछ इंटरैक्ट करके एक हो गए, कुछ बंट गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, इंटरैक्ट, बेसिकली इंटरैक्ट किया उन्होंने। लेकिन इन्होंने, ये जो न्यूट्रिनोज हैं,
ये बिग बैंग थ्योरी के टाइम थे, लेकिन ये इंटरैक्ट नहीं इन्होंने किया था। तो ये हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में और भी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं, ये न्यूट्रिनोज़ की स्टडी। तो इसलिए न्यूट्रिनोज़ की स्टडी इम्पॉर्टेंट है। दिस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन लैब्स। ठीक है, इन्हें हम मैन मेड न्यूट्रिनोज़ कहते हैं, क्योंकि कोई भी बेसिकली जो ये करता है काम, वो जाके एक ह्यूमन जाकर के इन्हें लैब्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए हम उन्हें मैन मेड न्यूट्रिनोज़ कहते हैं। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि इस पूरे को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। एंड अभी भी ये इतना कुछ हमें समझने की ज़रूरत है नहीं, बस ऊपर ऊपर से चीज़ें पता होनी चाहिए। जो न्यूट्रिनो फॉग है, इट रेफर्स टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द न्यूट्रिनोज, घोस्टली पार्टिकल्स। न्यूट्रिनोज को घोस्टली पार्टिकल्स भी कहते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सन, कॉस्मिक इवेंट्स, रेज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम वगैरह। अभी मैंने ओरिजिन्स बताए आपको। इन डिटेक्टिंग द डार्क मैटर, ठीक है, सिंस न्यूट्रिनोज रेयरली इंटरैक्ट विद मैटर, तो इस वजह से वो ऑलमोस्ट हर चीज़ से पास हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ के अंदर पार्टिकल्स होंगे, तो ये अगर किसी चीज़ के थ्रू जा रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रिनोज जो है किसी भी मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते या बहुत ही ना के बराबर इंटरैक्ट करते हैं, तो ये उसे इंटरैक्ट करने की जगह, उन मैटर्स से इंटरैक्ट करने की जगह उस चीज़ के अंदर से पास हो जाएंगे, क्योंकि ये इन्हें इंटरैक्ट तो करना है नहीं मैटर्स के साथ, तो ये किसी भी चीज़ के अंदर से पास हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ के अंदर जो मैटर है उसके साथ ये इंटरैक्ट नहीं करते। तो दे पास थ्रू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग डार्क मैटर डिटेक्टर्स। ठीक है, वाई इट मैटर्स, ये क्या है, ये मतलब क्यों मैटर करता है ये इतना। डार्क मैटर डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स वैसे इतना ज़रूरी है नहीं इस वाई इट मैटर्स को पढ़ना, जस्ट गिव इट अ रीड। लाइक लक्स जेपलिन, क्योंकि ये जो लक्स जेपलिन किससे रिलेटेड है ये याद रखना ज़रूरी है। So this is becoming increasingly sensitive, but they also detect neutrinos. ठीक है, ये जो लक्स जेपलिन है एक्सपेरिमेंट, इससे न्यूट्रिनोज डिटेक्ट हो सकते हैं। दिस क्रिएट्स फॉग और बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि जो न्यूट्रिनोज जो है वो थोड़ा सा साउंड, उधर से जो नॉइज़ आती है, इट रिजेंबल्स द डार्क मैटर सिग्नल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये न्यूट्रिनोज का और डार्क मैटर्स का सेम रहता है। सो इस वजह से इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम, मतलब उन दोनों की कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि सिग्नल्स दोनों से सेम तरीके के आ रहे हैं, तो उस वजह से एक फॉग बन जाती है। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सिर्फ एक बारी रीड करना ज़रूरी है ताकि पता हो कि किस बारे में बात हुई है। सिग्निफिकेंस क्या है इनकी, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट इसमें, लेकिन फिर भी एक बारी पढ़ लेते हैं। चैलेंज इन डिटेक्शन, क्योंकि मैंने बताया कि न्यूट्रिनोज मिमिक द सिग्नल्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम डार्क मैटर, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। न्यूट्रिनोज और डार्क मैटर से जो सिग्नल्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो पता नहीं चलता कहाँ पर क्या है। लिमिट्स ऑन सेंसिटिविटी, ये जो न्यूट्रिनो फॉग है, इट सेट्स अ बाउंड्री ऑन हाउ सेंसिटिव फ्यूचर डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट्स कैन बी, क्योंकि अभी इतनी कन्फ्यूजन इसकी वजह से हो रही है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक इम्प्लीकेशन, डेवलपिंग मेथड्स टू डिफ्रेंशिएट, कि दोनों से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो सेम है, तो कुछ मेथड्स डेवलप करने ज़रूरी हैं, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और आई वुड से लेस इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल इज़ नथिंग, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पॉर्टेंट वो बस मैटर करता है। दिस इज़ ऑल्सो लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है ये ज़रूरी है जानना। तो ये वाला टॉपिक तो हो गया। नेक्स्ट इज़ नीपा वायरस। इसके अंदर ये है कि ये ना इंडिया के अंदर एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है, पर्टिकुलरली इन केरल, क्योंकि केरल के अंदर काफ़ी केसेस इसके आए हैं। नीपा वायरस जो है वो जूनोटिक वायरस है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, जानवरों से इंसानों में आता है। जूनोटिक वायरस है एंड ये जानवरों से इंसानों के अंदर आता है। इसके अंदर इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है।
मतलब लोग जो मरते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, मरते हैं, वो ज़्यादा है। निपा वायरस ओवरव्यू, ओरिजिन। ये पहली बार, सबसे पहली बार देखा गया था मलेशिया में 1999 में अमंग द पिग फार्मर्स। तो पिग्स की वजह से फार्मर्स के अंदर आया, एनिमल से ह्यूमंस के अंदर। फिर उसके बाद 2001 में बांग्लादेश में, और उस अराउंड उसी टाइम इंडिया में भी। ट्रांसमिशन, ये जो वायरस है इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम फ्रूट बैट्स, फ्लाइंग फॉक्सेस, दीज लुक लाइक द बैट्स ओनली। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट ये बैट्स की तरह ही होते हैं, फ्रूट बैट्स जिनको फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। तो इनसे ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और पीपल। किसी भी एनिमल अगर ये हो रखा है तो उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी इसको ट्रांसमिट कर सकता है ह्यूमंस में। एंड द पॉइंट टू नोट हियर इज़ कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे? सपोज़ मुझे ये वायरस से मैं अफेक्ट हो चुकी हूँ, मुझसे अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या मेरी वजह से दूसरे इंसान पर ये जा सकता है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं होते बट सिर्फ पढ़ लो। फीवर हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, मसल्स में पेन होता है, शरीर के अंदर नौजिया हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, मतलब गले में दिक्कतें, डिजीनेस, लेजीपन, ड्राउजीनेस, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, एक्यूट एंसेफेलाइटिस पोटेंशियली लीडिंग टू अ कोमा एंड डेथ। इसके अंदर क्या होता है कि जो मस्तिष्क होता है ना हमारा, उसके अंदर सूजन पड़ जाती है कई बार, तो ये सब भी होते हैं। इंडिया के अंदर केसेस अगर हम देखें तो ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो प्री के लिए भी है, मेंस के लिए ज़्यादा है, प्री के लिए है बट लेस इम्पॉर्टेंट है। मुझे लग नहीं रहा कि ये प्री के लिए ज़रा भी इम्पॉर्टेंट है वैसे, बट ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि इंडिया में इस जगह पर हुआ है या नहीं, या इंडिया में कब। हाँ मतलब यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्री के लिए सॉरी है नहीं, बट अगर याद रहे कि इंडिया में कहाँ कहाँ हुआ है तो ठीक है। तो ये 2001 में वेस्ट बंगाल में हुआ है, सिलीगुड़ी में पहली बार इंडिया के अंदर 2001 में, क्योंकि बांग्लादेश में भी ऑलमोस्ट उसी टाइम हुआ था। एंड वेस्ट बंगाल बांग्लादेश पास ही तो है, साथ ही है। इन्वॉल्विंग ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, एनिमल टू ह्यूमन नहीं आया है, ये इंसान से इंसान में चला गया है। देन उसके बाद केरल में 2018 में, 2001 के बाद 2018 में, फिर 2023 में, 2024 में, तो 3 साल तो ऐसा रहा है केरल में अंदर का। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर केरल पीसीएस को ही दे रहा हो तो बात अलग है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ट्रीटमेंट, अगर ये ठीक कैसे होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है। इसके अंदर बस ध्यान रखो और कुछ नहीं। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स में एंटीवायरल रीबा वेरन ने थोड़ी बहुत सक्सेस दिखाई है, अदरवाइज़ इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। मारबर्ग वायरस डिजीज़, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर है कि रवांडा के अंदर 8 लोगों की मृत्यु हो गई है इसकी वजह से, एंड इसकी कोई ऑथराइज्ड वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो है इसके बारे में अब हम देखते हैं। मारबर्ग वायरस डिजीज़, इसका ओरिजिन 1967 में मारबर्ग जर्मनी में हुआ। 1967 में, इतना पुराना है ये, ठीक है। इस किस वजह से हुआ? इट इज़ ऑल्सो जूनोटिक आरएनए वायरस, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ये प्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फ्रॉम द फिलोवेडे फैमिली लाइक इबोला, इबोला का भी सेम ऑलमोस्ट यही रहता है। नेचुरल रिजर्वॉयर इज अफ्रीकन फ्रूट बैट। ये जो फ्रूट बैट्स है इन्हीं की वजह से ये सब फैलता है ज़्यादातर, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अफ्रीकन फ्रूट बैट नेचुरल, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। एंड ट्रांसमिशन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बैट्स। ये जो फ्रूट बैट्स हैं ये अगर इन्फेक्टेड हैं तो इनकी वजह से, या इन्फेक्टेड एनिमल्स की वजह से, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नीपा वायरस का की तरह ही है ये भी, ठीक है। सिम्टम्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना पढ़ना है कि बुखार हो जाता है, ठंड लगती है, सर दर्द, मसल पेन, रैश, नोजिया, डायरिया, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा। फर्टैलिटी रेट,
इट वैरीज बिटवीन 24% टू 88%। ठीक है, 100% नहीं है। और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन भी नहीं है, सिर्फ ध्यान रखो, बस इतना ही कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वीनस ऑर्बिटर मिशन। इंडिया का ये मेडन मिशन है वीनस पे पहुंचने के लिए, और इसका कहा है कि ये 2028 के मार्च में लॉन्च होगा। ठीक है, एंड 112 दिन के अंदर ये वीनस के ऊपर पहुंच जाएगा। ये है क्या वीनस ऑर्बिटर मिशन? मार्च 2028 में तो ये लॉन्च होगा, पहले ये लिखा है। इसका एम है टू स्टडी वीनस एटमॉस्फेयर, सरफेस एंड सोलर इंटरैक्शंस। ठीक है, एंड बाकी बेसिकली ये वीनस पे जाएगा और वहाँ की इन चीज़ों पे पे स्टडी करेगा। एंड बजट बहुत बढ़िया वाला है, 1236 करोड़ रुपए। लॉन्च व्हीकल याद रखनी ज़रूरी है, लॉन्च व्हीकल Mark 3 है। ठीक है, एंड टारगेटेड विंडो में ये है कि ये 29 मार्च 2028 को लॉन्च किया जाएगा और ये 19 जुलाई 2028 को पहुंच जाएगा। इसमें यहाँ लिखा भी है कि ये 112 दिन का है ना, 112 दिन की जर्नी है, पहुंच जाएगा। 19 पेलोड्स ये लेकर जाएगा, 16 इंडियन एंड ये बाकी इट इज़ लाइक नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है। 19 पेलोड्स लेकर जाएगा। पेलोड्स जो है वो क्या होते हैं? पेलोड्स होते हैं मतलब समथिंग जैसे कार्गो, पैसेंजर्स, इंस्ट्रूमेंट्स या एक्सप्लोसिव्स, जो भी चीज़ें लेकर जानी है, कैरीड बाय अ व्हीकल। ठीक है, इन एडिशन टू व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स ऑपरेशन, जो उसके लिए ज़रूरी है उसके ऑपरेशन के लिए, वो उसके अलावा वो और कितना लेकर जा सकता है, वो ये है, वो पेलोड्स होते हैं। देन एरो ब्रेकिंग टेक्निक टू अचीव लो ऑल्टीट्यूड साइंस ऑर्बिट। इसके अंदर एरो ब्रेकिंग क्या होता है? व्हाट इज़ एरो ब्रेकिंग? एरो ब्रेकिंग जो है इट इज़ अ स्पेस फ्लाइट टेक्निक। ठीक है, एक स्पेस फ्लाइट टेक्निक होती है जिसके अंदर एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को यूज़ किया जाता है टू स्लो डाउन अ स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो ये यूज़ की जाएगी, मतलब अब वीनस का जो एटमॉस्फेयर होगा उधर उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से स्पेसक्राफ्ट को धीरे किया जाएगा। तो इंग्लिश के अंदर इसका क्या मतलब होता है, मैं इंग्लिश भी बता देती हूँ। एरो ब्रेकिंग is a space flight technique that uses a planet's atmosphere to slow down a spacecraft को slow down करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि 5 year साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन वहाँ की जाएगी एक बार उतरने के बाद। बाकी जब ये होगा 2028 में तब और अच्छे से हमें देखने को मिलेगा, बहुत आर्टिकल्स आएंगे इस पर भी। अदर मिशंस रिलेटेड टू वीनस पे और कितने मिशंस हुए हैं पास्ट में और होने कितने बाकी हैं और फ्यूचर में कितने हैं। पास्ट मिशंस की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जैसे वेनेरा सीरीज़ 1961 से 84 सोवियत यूनियन का ये मिशन था। ठीक है, वीनस पर। पायनियर वीनस 1978 नासा का मिशन था। मैगलन 1989 में अगेन नासा का मिशन। अकाट्सुकी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस 2010 में जाक्सा का मिशन था, जापान की स्पेस एजेंसी है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न द नेम्स ओनली कि कौन सी वाली कौन से देश की है। फ्यूचर मिशंस जो भी होने हैं, वेरिटास 2026 में नासा का रेडार मिशन है टू मैप वीनस की जियोलॉजी। डाविंची आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट अगेन, डाविंसी और डाविंची 2026 में ही नासा का मिशन है टू स्टडी वीनस एटमॉस्फेयर। एनविजन 2030 के टाइम पर जाएगा, 2030 में एनविजन, ये ESA का रेडार मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये नाम याद रखने बस ज़रूरी है, और आगे जो दिया है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लर्न, बस ईयर याद रखो और नाम याद रखो और कौन से देश का है, अदरवाइज जाना तो सब ने वीनस ही है। ओके, सो अगले वीडियोस में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत कम टॉपिक्स इसमें रह गए हैं हम।